पार्टी भाकपा माले की राज्य कमेटी की तरफ से एकजुटता जाहिर करता हूं। मैं आप सभी साथियों को जिन्होंने ये सोचा, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं नामों के फेर में नहीं जा रहा हूं, जिन साथियों ने ये पहलकदमी ली, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि दुर्भावना के इस माहौल में, नफरत के इस माहौल में, उस नफरत को चुनौती देने के लिए हम सब ने ये सोचा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश हो, दुर्भावना के खिलाफ सद्भावना का संदेश हो। और ये जो सद्भावना की हमारी परंपरा है, हमने अपने नायकों के फोटो लगाए। ये सद्भावना की हमारी परंपरा, ये गंगा जमनी हमारी तहजीब, ताजी शहादत और ताजी विरासत जो हमारी रही है। 1857 में इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े। ये वो देश है जिस देश में आर्य समाजी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी का फंदा चूमता है तो 5 वक्त का नमाजी अशफाकुल्लाह खां भी फांसी के फंदे पर उसके साथ चढ़ता है। हम उस चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं। हमारा पुरखा कौन है? इस उत्तराखंड में यदि कोई हमारा नायक है, हमारा सबसे बड़ा हीरो है, तो हम उस चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं। जिस चंद्र सिंह गढ़वाली ने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में जो अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई खड़ी करना चाहते थे, उस खाई को असफल कर दिया। अपनी नौकरियां दांव पर लगा करके, अपनी बंदूकें उल्टी खड़ी करके, पूरा जीवन काल कोठरियों में काटने के बावजूद उन सिपाहियों ने, आप सोचिए तो वो कोई बहुत पढ़े लिखे सिपाही नहीं थे। और इस बात को समझिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बात को समझिए कि 23 अप्रैल को 1930 में जो पेशावर में हुआ, वो कोई सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं था कि अचानक से गढ़वाली सिपाहियों को उबाल आया और उन्होंने बंदूकें उल्टी खड़ी कर दी। वो भावनाओं का उबाल नहीं था। अंग्रेज बहुत दिन से उस बात की तैयारी कर रहे थे। अंग्रेज ये तैयारी कर रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करना है, देश की आजादी की लड़ाई को बांटना है। और उसके तहत जिस दिन 23 अप्रैल की घटना हुई, उससे पहले दिन अंग्रेज अफसर ने उन सारे सिपाहियों को बुला करके उनके सामने कहा कि देखो, ये जो पेशावर शहर है, इस पेशावर शहर में मुसलमान बहुसंख्यक है और हिंदू कम संख्या में है। मुसलमान दुकानदार हिंदू दुकानदारों को व्यापार नहीं करने देते हैं, इसलिए हमको कल जाना है और अपने हिंदू भाइयों के पक्ष में खड़ा होना है। हो सकता है कि कल हमको वहां जाकर के गोली भी चलानी पड़े। और वो अंग्रेज अफसर बाहर गया और चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों से कहा कि मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मसला इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अंग्रेज का है। और चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों से कहा कि हमारे लिए डूब मरने की बात होगी कि हम अपने देशवासियों पर गोली चलाएं। तो उनकी भी योजना पुरानी थी। आप सोचिए, आज के दिन पर आप सोच करके देखिए इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से, कि आज के दिन पर एक झूठा व्हाट्सएप मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेजेस की बाढ़ आती है और अचानक से हमारा खून खौलने लगता है, हमारे बहुत सारे लोगों का खून खौलने लगता है। और तब 1930 में उन सिपाहियों को याद करिए, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में मोबाइल है, फोन है, स्मार्टफोन है। फोन ज्यादा स्मार्ट हो गया है, हम थोड़ा कम स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए वो फोन हम पर भारी है, हम पर हावी है, हमको उन्मादी बना दे रहा है, हमको दंगाई बना दे रहा है। और तब आप सोचिए कि 1930 में वो जो सिपाही थे चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथी, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत कम पढ़ लिख करके फौज में गए थे। अक्षर ज्ञान भी अंग्रेजों ने उनको सिखाया, तो रोमन भाषा लिखना सिखाया, रोमन में पढ़ना सिखाया। भारतीय फौजों में लंबे अरसे तक, आजकल होता है नहीं होता है, लेकिन हमने देखा कि रोमन में ही हिंदी लिखी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजों की सुनियोजित योजना थी इसके पीछे कि क्यों रोमन में पढ़ाना है, ताकि ये देवनागरी नहीं पढ़े, ये सिपाही देवनागरी पढ़ेगा, हिंदी का अखबार पढ़ेगा, देश का स्वतंत्रता आंदोलन जानेगा और हमारे खिलाफ बगावत में खड़ा होगा। तो उस जमाने में उन अनपढ़ सिपाहियों ने, उन कम पढ़े लिखे सिपाहियों ने अंग्रेजों के उस षड्यंत्र को, उस फूट डालने की राजनीति को विफल कर दिया। और आज के दिन पर लोग व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके उत्तेजित हो जा रहे हैं, झूठे व्हाट्सएप मैसेजों से उनका खून खौल जा रहा है। इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली हमारा पुरखा है, हमारे पूर्वज 1946 के नेवी विद्रोह के वो नायक हैं, जिन्होंने 1946 में जब नेवी का विद्रोह हुआ, 17 फरवरी 1946 को नेवी विद्रोह हुआ और उस नेवी विद्रोह में जो कमेटी बनी, तो इस देश के भीतर
हाजी शहादत, ताजी विरासत, गंगा जमनी तहजीब का संदेश देने के लिए नेवी के उन सेलर्स ने जो संघर्ष समिति बनाई, उस संघर्ष समिति का अध्यक्ष एक मुसलमान को बनाया और उस संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष एक सिख को बनाया ताकि ये संदेश दिया जा सके। तो हमारे पुरखे, हम उनके वारिस हैं। तब इस देश में ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो लोगों में हिंदू और मुसलमान की फूट डालना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके अलावा बस 2 बात मुझको और कहनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1857 की जो बगावत हुई, उस बगावत में अंग्रेजों ने जो पहला सबक सीखा, उन्होंने सीखा कि इस देश में यदि राज करना है, इस देश में यदि हुकूमत करनी है, तो हिंदू और मुसलमान को एकजुट नहीं रहने देना है। और वहां से वो सिद्धांत निकला जिसको हम आज भी जानते हैं, फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल का सूत्र 1857 में अंग्रेजों ने निकाला। तो आज के दिन पर जो इस मुल्क में बंटवारा पैदा करना चाहते हैं, वो अंग्रेजों के सीखे वो सबक को याद करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क की आजादी की लड़ाई से उनका लेना देना नहीं है। इस मुल्क की शहादतों की जो परंपरा है, उससे उनका लेना देना नहीं है। उनका फर्क लेना देना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से है। इसलिए ये बंटवारा इस राज्य के भीतर, इस देश के भीतर तमाम जगह पैदा किया जा रहा है, सत्ता के लिए पैदा किया जा रहा है। 2024 की तैयारी है। साथियों ने कहा इस बात को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कवि है गोरख पांडे की एक छोटी सी कविता है कि इस बार दंगा बहुत बड़ा था, इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। तो अगले साल ये खून की बारिश, ये दंगा करने की जो साजिश है, ये अगले साल खून की बारिश करने की जो तैयारी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की सत्ता में बैठे हैं। लाशों का पहाड़ जितना ऊंचा होता जाता है, जितनी लाशें गिरती जाती हैं, सत्ता इनके उतने करीब पहुंचती जाती है, सिंहासन इनको उतना नजदीक नजर आता है। इसलिए हम इस देश के भीतर, इस प्रदेश के भीतर ये खून की बारिश नहीं होने देंगे, ये लाशें नहीं गिरने देंगे, इस देश के भीतर, इस प्रदेश के भीतर ये दुर्भावना नहीं फैलने देंगे। ये हमारा काम है। और बस 2 बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये कहा जा रहा है कोरोना के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया, कहा गया कि भाई लव जिहाद हो गया, और ये कौन कह रहा है? लैंड जिहाद हो गया, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तो सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़कर के ये कहा, पुष्कर सिंह धामी ने यह बढ़कर के कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो दंगाई उन्माद की राजनीति चल रही है, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक शपथ को तोड़ करके, अपनी कानूनी शपथ को तोड़ करके उस दंगाई उन्मादी राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके नेता हैं पुष्कर सिंह धामी। इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लव जिहाद का हल्ला है, बहुत सारी और बातें कही जा सकती है, बस ये लैंड जिहाद, लव जिहाद पे 2 बातें मैं कह रहा हूं कि जो ये लव जिहाद का हल्ला, ये असंवैधानिक शब्दावली है। इस देश में आपको मैं बताना चाहता हूं, 4 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार बताए कि लव जिहाद के कितने मामले हैं, कितना लव जिहाद हुआ। और जी कृष्ण रेड्डी जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर के जवाब दिया कि वर्तमान कानूनों के तहत लव जिहाद परिभाषित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद रिपोर्ट नहीं किया है। तब इस राज्य का मुख्यमंत्री कहां से बोल रहा है? केंद्र सरकार तो कह रही किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद रिपोर्ट नहीं किया। अगस्त 2020 में हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां जो मुख्यमंत्री है वो थोड़ा जरा इनसे ज्यादा बड़े वाले हिंदू हैं। यहां भी कोशिश है कि उनके बराबर हिंदू सिद्ध होना है। असल में जो बुलडोजर चलाने का अभियान है, ये बुलडोजर चलाने का अभियान इसीलिए है कि उनके बराबर का हिंदू सिद्ध होना है। वो भी अद्भुत किस्म के हिंदू हैं। दंगे का मुकदमा उनके खिलाफ, बलवा का मुकदमा उनके खिलाफ, और जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपने खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं। तो उसी उत्तर प्रदेश में जहां इनसे बड़े वाले हिंदू हैं, अगस्त 2020 में कानपुर में 16 मामलों के लिए एसआईटी बनी। लव जिहाद के 16 मामलों की जांच करने के लिए एसआईटी बनी उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। और उस एसआईटी ने पाया, जब उस एसआईटी ने जांच की तो उसने पाया कि एक भी मामला लव जिहाद का नहीं, कोई एक मामला नहीं। तब हम पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहते हैं
आपके पास कोई नई जानकारी हो, भारत सरकार तो नहीं मान रही है लव जिहाद, उत्तर प्रदेश में तो नहीं सिद्ध हो रहा है लव जिहाद, आपके पास कोई नई जानकारी हो तो पहले वहां ऊपर अपडेट करा करके आओ। तो ये तो हुआ लव जिहाद। और लैंड जिहाद तो इन्होंने क्रिएट किया था, इनका सृजन है, इनका आइडिया है कि लैंड जिहाद हो रहा है। और कौन कह रहा है कि लैंड जिहाद हो रहा है? वो सरकार जिसने 2018 में यहां जमीन के कानून में संशोधन किया और ये तय किया कि यदि आप औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे, यदि आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जमीन खरीदेंगे, तो आपको यह अधिकार होगा, किसी बड़े पूंजीपति को, किसी बड़ा धन्ना सेठ को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो पूरा पहाड़ का पहाड़ खरीद ले। 2018 में ये हुआ, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उसमें जो बचा खुचा दम रह गया, ये दरअसल इस देश की आजादी की लड़ाई में हमने हासिल किया कि जमींदारी का उन्मूलन होना है, जमींदारी का विनाश होना है। इसलिए हमारे जो यहाँ जो कानून था उसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। ये आजादी की लड़ाई से हमने हासिल किया कि कोई जमींदार नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई सामंत नहीं होगा। लेकिन ये नए किस्म की जमींदारी पैदा करने की कोशिश, कॉर्पोरेट जमींदारी पैदा करने की कोशिश 2018 में इस राज्य में त्रिवेंद्र रावत जी ने शुरू की। और उसके बाद उसमें लेकिन थोड़ा दम उस कानून में तब भी बचा रह गया, पुरानी वजह। उसमें यह प्रावधान था कि यदि जमीन आप जिस प्रयोजन के लिए खरीदेंगे, उस प्रयोजन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जमीन वापस सरकार में निहित हो जाएगी। यानी कि यदि आपने अस्पताल बनाने के लिए जमीन ली और आप अस्पताल नहीं बना सके तो जमीन सरकार को वापस चली जाएगी। तो ये जो भैया हैंडसम धामी 2022 में जब ये सत्ता में लौट कर आए तो उन्होंने पहला काम किया जून 2022 में, आज से ठीक 1 साल पहले विधानसभा का सत्र किया और ये प्रावधान खत्म कर दिया कि यदि आप उस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए जमीन ली है, उस जमीन का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। ये प्रावधान खत्म कर दिया। अब आदमी चाहे तो अस्पताल के लिए जमीन ले और उस पर होटल बनाए, उसको फ्लैट बना करके बेचे। ये इंतजाम उस सरकार ने किया, ये इंतजाम उस सरकार ने किया। और वो कह रहे हैं कि लैंड जिहाद हो गया, वो हल्ला कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नोटिस मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बिशन सिंह चुफाल जी को नोटिस मिला है। उस नोटिस में देहरादून के एडीएम ने नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि 2011 में आपने अपने राज्य कार्यालय के लिए रायपुर में जमीन खरीदी, वो जमीन सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन आप खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और बिशन सिंह चुफाल जी ने क्या जवाब दिया? चुफाल जी ने यह कहा कि नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीन खरीदी है वो एकदम सही जमीन है। चुफाल जी ने कहा कि आपने पता गलत लिखा है, एडीएम ने पता पूरा नहीं लिखा, इतना बटा इतना बलबीर रोड लिखना चाहिए था, केवल बलबीर रोड लिखा है। ये जवाब दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और व्यवस्था के तहत हमने जमीन खरीदी है और अब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, इसलिए जमीन के बारे में जो पूछ रहा है वो जाकर के महेंद्र भट्ट जी से पूछो, मुझसे मत पूछो। ये जमीन का सवाल, वो सरकार कह रही लैंड जिहाद हो रहा है। और अंतिम उदाहरण बस इस सिलसिले में मैं दे रहा हूं, और बहुत सारे दिए जा सकते हैं कि अभी ट्विटर पर एक डीए प्रॉपर्टी वाला के नाम से एक ट्विटर हैंडल वायरल है। फिर पता चला कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उसको रीट्वीट कर रहे हैं, उन ट्वीट को। वो जमीनें बेच रहे हैं कहां? हरिद्वार में, मुक्तेश्वर में, जिम कॉर्बेट के अंदर जमीनें बेच रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीए प्रॉपर्टी वाला के नाम से। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लैंड जिहाद हो गया, उनके नेता इस प्रदेश की जमीनें बड़े हाईटेक तरीके से ट्विटर पर बेच रहे हैं। वो इस प्रदेश की जमीनें नीलाम कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर के मदन कौशिक तक जमीनें, साधु सन्यासियों ने आरोप लगाया कि जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और तब वो इस प्रदेश के भीतर ये नफरत फैला रहे हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है। जो इस प्रदेश की सारी जमीनों को कानूनी तरीके से नीलाम कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय नेता इस प्रदेश की जमीनों की बोली लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस प्रदेश के भीतर लैंड जिहाद हो गया है। तो ये जो नफरत की राजनीति है, इसके पीछे ये जमीनें बेचने का कारोबार है, ये जमीन का धंधा है, ये व्यापार व्यवसाय का मसला है।
भारतीय जनता पार्टी सब चीजें अपने कब्जे में रखना चाहती है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना होगा। और ये अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथी मनीष कुमार जी ने ठीक कहा कि इस राज्य के भीतर पुलिस जो है वो ऐसे काम कर रही है कि जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो, भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा हो, आरएसएस की शाखा हो। हम ये कहना चाहते हैं पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से और तमाम उत्तराखंड के भीतर जो पुलिस के लोग हैं कि आपने हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है नफरत का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है बांटने का एजेंडा, लेकिन अशोक कुमार साहब जिस दिन आपने पुलिस की शपथ ली, आईपीएस आप बने, तो आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर के आईपीएस बने, इस देश के कानून की शपथ लेकर के आईपीएस बने। पुष्कर सिंह धामी की शपथ लेकर के आईपीएस नहीं हुए आप, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखा की शपथ लेकर नहीं बने। रिटायर हो जाएंगे नवंबर में, उसके बाद जहां चाहे वहां जाइएगा, लेकिन उससे पहले कानून और संविधान का पालन करना पड़ेगा। हमारी सिर्फ इतनी बात है कि इस मुल्क के भीतर जो होना चाहिए, हम कोई अपराध करे उसके खिलाफ हम हैं, अपराध के समर्थक नहीं है, लेकिन अपराध के नाम पर लोगों को दूसरा बड़ा अपराध करने की छूट नहीं हो सकती है। तो इस मुल्क के भीतर, इस प्रदेश के भीतर यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की साजी शहादत और साजी विरासत को हम सारे लोग मिलकर के बचाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। एक नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं हमारे जनसंघर्षों के साथी उत्तराखंड